Hey guys, welcome to my channel Live Bio, and today is the another chapter I'm going to start, which is Animal Kingdom. तो जैसे कि हमने अभी तक जितने भी किंगडम्स पढ़े हैं उसमें से दो किंगडम जिनको हमने बहुत ही इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ना था। पहला तो हम पढ़ चुके हैं प्लांट किंगडम, अब दूसरा है एनिमल किंगडम। तो एक छोटी सी ब्रीफ देना चाहूँगी कि अभी तक हमने जितना भी किंगडम्स में पढ़ा, किंगडम्स में क्या ऐसी स्पेशल चीज़ थी जो हमने पढ़ी। सिर्फ़ और सिर्फ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, अदरवाइज़ कुछ भी स्पेशल नहीं था किसी भी किंगडम में। हम सिर्फ कैरेक्टर्स को पढ़ रहे थे कि जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई थी, प्लस उनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे थे। ओके, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। वही सेम चीज़ हम एनिमल किंगडम में देखेंगे, और हम कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो कि ऑब्जर्वेबल भी होंगे और जो कि नॉन ऑब्जर्वेबल भी होंगे, और उनको हम अलग अलग एनिमल ग्रुप से कंपैरिजन करेंगे। दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है ये भी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि नॉर्मली आएंगे आगे और कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जिनके बारे में हम जानते तो हैं लेकिन अभी तक रिवाइज़ नहीं है हमें। तो पहले मैं उसकी ब्रीफ दे दूँगी आपको, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं बताऊँगी व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल किंगडम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट इनटू द वीडियो। नाउ द बेसिक फीचर ऑफ ऑल एनिमल्स आर, पहले मैं टॉपिक आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद में ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगी। फर्स्ट इज़ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड इज़ यूकैरियोट्स, फोर्थ इज़ मल्टीसेल्युलर, फिफ्थ इज़ ग्रोथ, सिक्स्थ इज़ लोकोमोशन, seventh is nervous and sensory control, and eighth is reproduction. So all these are the normal simple basic feature of all animals. okay, जो कि हमें पता है ये होती है और ये हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इजीली, लेकिन कभी कभी ना कन्फ्यूजन आ जाती है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ इन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जितने भी एनिमल्स होते हैं सारे हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, वी नो दिस। और जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो प्लांट पे डिपेंड ज़रूर करते हैं, मतलब अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? जैसे कि हम जानते हैं एनिमल्स जो होते हैं हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं। ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना एनिमल्स को, ठीक है। मतलब उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमने एनिमल्स को ये नेम्स दिए हैं, ठीक है। अब जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उनके बेसिस पे, अब जो एनिमल्स हर्बीवोर्स कहलाते हैं वो क्या, मतलब हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या होते हैं और क्या उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। तो हर्बीवोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट में, ओके, टू ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स एंड ऑल दीज। और एनिमल्स जो कि कार्निवोर्स होते हैं और या ओमनीवोर्स भी कह सकते हैं, तो ये दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं। हाँ, वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली प्लांट पे तो डिपेंड है ना कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। ओके, क्योंकि जिनको वो खा रहे हैं, जिन एनिमल्स को कार्निवोर्स ओमनीवोर्स खा रहे हैं, वो खुद डिपेंड है प्लांट्स पे। ओके, तो उनके अंदर प्लांट की कोई चीज़ तो जा रही है ना, तो मतलब यही चीज़ होती है। नाउ द नेक्स्ट इज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि इंजेशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है और एसिमिलाइजेशन भी होता है। इंजेशन क्या होता है? जैसे कि हम डायरेक्टली माउथ के थ्रू फूड को इंजेस्ट मतलब अंदर ले लेते हैं, उसके बाद उसमें डाइजेशन होता है वो फूड का, है ना, मतलब एंजाइम्स के थ्रू फूड ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद एब्जॉर्ब होता है, जो भी चीज़ें उससे बायो मॉलिक्यूल्स निकले एब्जॉर्ब हो गए। उसके बाद एसिमिलाइजेशन होता है टू प्रॉपरली यूज़ दैट फूड। ओके, तो जो फूड को हमने लिया वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हुआ? ओके, ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में स्टोर हुआ, ठीक है। ये तो हम जानते हैं एनिमल्स में ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में फूड रिजर्व होता है। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सेकंड इज़ यूकैरियोट्स। ये भी हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं सारे यूकैरियोट्स हैं, मतलब जिनकी बॉडी जो है यूकैरियोटिक सेल से बनी है, प्लस उनके पास न्यूक्लियस भी है। ओके, सेकंड इज़ मल्टी सेलुलर। कोई भी एनिमल जो है यूनिसेलुलर नहीं है, सारे मल्टी सेलुलर है, ये तो हम जानते ही हैं, नॉर्मल सी बात है। ग्रोथ,
तो एनिमल्स जो है एक डिफाइनाइट ग्रोथ पैटर्न शो करती है अपनी बर्थ से लेकर डेथ तक, ये भी नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद लोकोमोशन क्या होता है कि ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं वो लोकोमोशन करने के लिए केपेबल होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं इधर से उधर, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह फूड के लिए, शेल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए या मेट्स के लिए, ठीक है, इधर से उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। और वो चीज़ें जो उनको चाहिए वो अपने लिए अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नर्वस और सेंसरी कंट्रोल क्या होता है, ये भी एक कैरेक्टर है। तो इसमें क्या होता है कि जो हायर एनिमल्स होते हैं वो एक इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि नहीं, हम लोग के पास कह सकते हैं कि बहुत ही वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है, नर्वस सिस्टम होता है, हम अपने नर्वस सिस्टम में कंट्रोल होता है हमारा, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तीसरी लास्ट थिंग इज़ रिप्रोडक्शन। तो ये भी हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेजर मोड होता है रिप्रोडक्शन का एनिमल्स में, ठीक है। कॉपुलेशन के थ्रू, मेल और फीमेल की कॉपुलेशन के थ्रू ये रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये भी नॉर्मल चीज़ है। तो ये नॉर्मल बेसिक फीचर्स हैं और कैरेक्टर्स हैं विच आर गोइंग टू कम इन फर्दर जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये नॉर्मल फीचर्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन मैंने एक ब्रीफ नॉर्मल सी रिवाइज़ करवा दिया। उसके बाद अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिस हैं क्लासिफिकेशन की, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जिनको मेन पुटअप किया गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। हालांकि जो अभी तक हमने पढ़ा ये इनके बेसिस पे भी किया गया, ये नॉर्मल है, ये सारे एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये सब में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं, वो कुछ में प्रेजेंट है, कुछ में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है आप ही हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बेसिस है क्लासिफिकेशन का, ओके। नाउ द फर्स्ट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Like you already know that what does it mean? What does the organization mean? Organization means an orderly arrangement. Okay, हम जानते हैं कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी का, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका, ठीक है। तो कई सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं टिश्यूज़ बनाने के लिए। कई टिश्यूज़ जो है ना कंबाइन होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन बनाने के लिए। कई ऑर्गन कंबाइन होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए। उसके बाद फाइनली ऑर्गन सिस्टम, कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो ये लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो कौन कौन से और एनिमल्स के पास कौन कौन से लेवल है, कौन सा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो सेल हैं या टिश्यू लेवल के हैं या ऑर्गन लेवल के हैं या ऑर्गन सिस्टम लेवल के हैं या ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये उन पे डिपेंड करता है। तो ये हमने कितने पढ़े अभी तक? 4 पढ़े। 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन: सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल, ओके। नाउ हम वन बाय वन सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लेवल है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो सेल, हम जानते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट इन द लेवल, क्योंकि जितने भी लेवल है उस सब में सेल जो है वो बेसिक यूनिट है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में सेल ही सेल है, मतलब समझ लीजिए। और सेल्स अरेंज्ड हुए हैं लूज़ वाइज अरेंज्ड हुए हैं, लूजली पैक्ड है एक दूसरे के साथ ये, लेकिन वो कोई टिश्यू नहीं बना रहे हैं, ठीक है। और मतलब सेल्स तो अरेंज हैं एक दूसरे के साथ, बहुत ही लूजली एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और एग्रीगेटेड हैं, लेकिन कोई टिश्यू नहीं उनके कॉम्बिनेशन, मतलब उनके एग्रीगेशन से मतलब कोई टिश्यू नहीं बन रहा है। और कुछ डिवीजन ऑफ लेबर्स, मतलब एक्टिविटीज़ जो सेल्स परफॉर्म करते हैं उनके ही बीच में हो रही हैं, वही सेल आपस में कर रहे हैं। तो ये जो लेवल है इसको हम सेलुलर लेवल कहेंगे, क्योंकि फर्दर कोई भी अनदर बॉडी नहीं बन रही है इनके कॉम्बिनेशन से, इनके एग्रीगेशन से, ओके। अब ये जो लेवल है ये
कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें देखने को मिलता है, मतलब कौन सा मेंबर है इस एनिमल किंगडम में जिसमें देखने को मिलता है, ये पॉरीफेरेंट्स में देखने को मिलता है। पॉरीफेरेंट क्या है? ये मेंबर है फाइलम पॉरीफेरा का। अभी फाइलम्स हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक कैरेक्टर्स आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम फाइलम में आपको बताएंगे। उसके बाद टिश्यू लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। टिश्यू लेवल में क्या होता है कि इस लेवल में ये बहुत ही हायर और कॉम्प्लेक्स सेलुलर लेवल है, जिसमें कि सेल्स जो है वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और स्ट्रक्चर सेम है, बट ये अरेंज्ड हैं। किस लिए अरेंज्ड है? एक टिश्यू बनाने के लिए। जैसे पहले वाले में अरेंज तो थे, एग्रीगेटेड, मतलब सेल्स जो है एग्रीगेट हुए थे एक साथ, हैं बहुत ही लूजली एक दूसरे के साथ अरेंज है, लेकिन टिश्यू नहीं बना रहे। लेकिन यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हैं टिश्यू बनाने के लिए। ओके, अब ये जो टिश्यू है वो कई सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, कई सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है एनिमल बॉडी में। ये जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, ये कॉलिन ट्रेट्स में देखने को मिलता है और टीनोफोर्स में देखने को मिलता है। ये भी एक फाइलम है, इसके बारे में भी हम आप आगे पढ़ेंगे। दूसरा लेवल है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस लेवल व्हेन टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन्स। ये जो लेवल है इसको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें कि जैसे कि टिश्यूज़ ग्रुप होते हैं एक साथ ऑर्गन्स बनाने के लिए, हर एक ऑर्गन स्पेशलाइज्ड होता है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ठीक है, हर एक ऑर्गन एक पर्टिकुलर ऑर्गन। तो ये लेवल किस में देखने को मिलता है? प्लेटीहेल्मिन्ट्स में, ये भी एक फाइलम है। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन हायर एनिमल्स ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये सारे एसोसिएट हो जाते हैं एक फंक्शनल सिस्टम बनाने के लिए, और हर एक सिस्टम एक कंसर्न्ड होता है विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होता है हर एक ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जैसे कि कई सारे ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल लाइक स्टमक, intestine, gall bladder, pancreas, these are the different various organs, okay, they unite to form the digestive system ना। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए तो डिफरेंट ऑर्गन डिपेंड अपॉन ईच अदर टू मेंटेन द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन। दिस लेवल इज exhibited by excrements and to chordates, okay. Now second basis of classification is patterns of digestion, circulatory or reproductive system. Now in this, organ and organ system levels begin in lower animals like platyhelminths, aschelminths, but their complexity kept on increasing from lower to higher phyla. जैसे जैसे phyla लोअर से हायर लेवल में बढ़ेगा, वैसे वैसे उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ेंगी, वो उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, ठीक है। उनके ऑर्गन सिस्टम लेवल में और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने लगेगी, ठीक है। तो उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो क्वाइट ऑब्वियस हैं एंड कैन बी यूज्ड एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये नॉर्मल होंगी क्योंकि फाइला जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा। तो फर्स्ट जो कि हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं ये सेकंड वाले पॉइंट है, जिसके टॉपिक है जिसके अंडर में ये सब आ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि हम जानते हैं एनिमल्स का दो टाइप का होता है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बेसिस पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को दो टाइप का बताया गया है, एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इनकम्प्लीट किसको कहा जाता है? जब डाइजेस्टिव सिस्टम के पास सिर्फ सिंगल ओपनिंग होगी बाहर की तरफ, बॉडी के बाहर की, ठीक है। दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, मतलब जो कि वो ओपनिंग दोनों उसी ओपनिंग से काम हो रहे हैं, क्या कहते हैं, माउथ का और एनस का दोनों वर्क एक ही ओपनिंग से परफॉर्म हो रहा है, तो उसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। जो कि बहुत सारे ऐसे फाइलम्स हैं, मेंबर्स हैं फाइलम के, जो कि जिनमें देखने को मिलती है, सच एज coelentrates, ctenophores and platyhelminths who possess this incomplete digestive system. What is complete digestive system? In this, digestive system has two openings, मतलब दो openings होती है, as we can see in human beings होता है ना, तो वैसे ही होता है इसमें। तो टू ओपनिंग्स होती है माउथ एंड एनस की, अलग अलग सेपरेटेड फॉर्म में, और ये मतलब एंट्री, फूड की एंट्री के लिए एक ओपनिंग होती है और एग्जिट ऑफ वेस्ट के लिए अनदर ओपनिंग होती है, ओके।
Now, this type of digestive system is seen in Aschelman's two chordates. All possess, complete digestive system. Now the second point is circulatory system which comes after the digestive system. इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चीज़ है दैट सर्कुलेटरी सिस्टम इट ऑल्सो मे बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो किया गया है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो बॉडी सेल्स होती हैं और बॉडी टिश्यूज़ होती हैं, ये डायरेक्टली ब्लड जो हार्ट ब्लड को पंप करता है ना उसमें बात कर सकती है, ओके, और फ्लो करती हैं. मतलब ब्लड जो है वो ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी में, जिनमें होता है ये, उनके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सारे बात करते हैं ब्लड के अंदर, ब्लड में, ठीक है. तो देयर इज़ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स. तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. ये कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं फाइलम के जिनमें देखने को मिलता है, सच एज आर्थ्रोपोड्स, नॉन सिफेलोपोड मोलस्क्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड ट्यूनिकेट्स. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. इसमें क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स. ओके, देयर इज़ अ ब्लड वेसल्स जिसके मतलब ब्लड के वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो होके जाता है और सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में. अब वो वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या हैं? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. ओके, ये इन सब के थ्रू ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो या चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, इन सब के ही थ्रू फ्लो होगा अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो. बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, बॉडी सेल्स की डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, ब्लड इजीली फ्लो कर सकता है इन वेसल्स के थ्रू. ओके, तो जो सीरीज होती है इन वेसल्स की दैट मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड. नाउ जो एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में, जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज में होता है. ओके, तो ये टाइप की दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज सीन इन एनालिड्स, सिफेलोपोड्स, मोलस्क, कॉर्डेट्स में, ठीक है. तीसरा जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें क्या होता है, जो लोअर एनिमल्स हैं जैसे कि स्पॉन्जेस, कॉर्डेंट्रेट्स और अंडरगो, ये सब क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. ओके, अलॉन्ग विद दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर एनिमल्स में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रीडोमिनेंट मोड होता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है. थर्ड इज़ बॉडी सिमेट्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड. ये बॉडी सिमेट्री क्या होता है, एनिमल्स को बॉडी सिमेट्री के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है. ओके, लेकिन उनको डिफ्रेंशिएट करने से पहले बॉडी सिमेट्री जो वो पजेस करते हैं, लेट अस एक्वेंट आवरसेल्व्स विद सर्टेन टर्म्स. ओके, सबसे पहले एक्सिस क्या होता है ये जानना ज़रूरी है. एक्सिस एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो कि पास हो रही है थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी. एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, दो ही एक्सिस होती हैं. उसके बाद प्लेन क्या होता है, प्लेन एक फ्लैट सरफेस है जो कि एक बॉडी को डिवाइड कर रहा है करस्पॉन्डिंग हाफ्स में. एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन एक्सेट्रा. लॉन्गिट्यूडनल प्लेन जो है वो डिवाइड कर रहा है बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ्स में, ओके, और फ्रंट में, ठीक है, और बैक हाफ में, ओके, और ट्रांसवर्स प्लेन जो है वो डिवाइड कर रहा है अपर और लोअर में. ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ बॉडी सिमेट्री. ओके, बॉडी सिमेट्री को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट इज़ एसिमेट्रिक. इसमें क्या होता है कि जब कोई भी प्लेन पास हो रहा है किसी भी बॉडी के सेंटर से तो वो बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करेगी. ओके, और ऑर्गेनिज्म को एसिमेट्रिक बोला जाएगा. एग्जाम्पल स्पॉन्जेस में यही होता है कि जब स्पॉन्ज की बॉडी के मतलब के सेंटर से प्लेन पास होता है तो वो बॉडी ऐसी शेप की होती है कि वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होती है. ओके, और ज़्यादातर स्पॉन्जेस जो हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं और कुछ रेडियली सिमेट्रिकल भी होते हैं.
सेकेंड इज़ रेडियली सिमेट्रिक। ओके, इसमें क्या होता है, जब कोई भी प्लेन पास हो रहा होता है सेंट्रल एक्सिस पे, एक्सिस से, बॉडी की सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा होता है, तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेगा दो आइडेंटिकल हाफ्स में। इसको हम रेडियल सिमेट्री कहेंगे। नाउ थर्ड इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये तब होता है जब बॉडी डिवाइड हो रही होती है दो आइडेंटिकल लेफ्ट, ओके सॉरी, दो आइडेंटिकल लेफ्ट नहीं, मतलब आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में इन ओनली वन प्लेन। ओके, इसको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। एनिमल जो कि पजेस करते हैं इस टाइप की सिमेट्री को, उनको बायलेटरली सिमेट्रिकल कहते हैं। ओके, नाउ पहला फाइलम ऐसा, एनिमल किंगडम का पहला ऐसा फाइलम जो कि बायलेटरल सिमेट्री शो करता है और एग्जिबिट करता है, उसको हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स कहते हैं। ये पहला एक ऐसा फाइलम है। ओके, और ये हायर जो हायर लेवल के एनिमल्स हैं, उनका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैरेक्टर है ये। मतलब कौन सी सिमेट्री है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है कि क्या है, ठीक है। तो ये सबसे सक्सेसफुल कह सकते कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ जर्म लेयर। ओके, इसमें क्या होता है, एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म और एंडोडर्म ये जर्म लेयर्स हैं जो कि जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा होता है तो ये अराइज होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। जब फॉर्मेशन चल रहा होता है तब ये लेयर क्या करती हैं, ये जितने भी टिश्यूज़ हों या ऑर्गन्स हो, ओके, ये पूरी तरह ये उनको बनाती हैं, ठीक है, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को। तो ये हेल्प करती हैं ये ऑर्गन और टिश्यूज़ बनाने के लिए। नाउ अब ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर्स और लेयर्स हैं, नंबर्स ऑफ जर्म लेयर्स हैं एम्ब्रियो में, ठीक है। तो भाई इसके बेसिस पे, मतलब लेयर्स के बेसिस पे, कितने नंबर ऑफ लेयर्स हैं, जर्म लेयर कितने हैं, तो उसके बेसिस पे जर्म लेयर को भी डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। फर्स्ट इज़ डिप्लोब्लास्टिक एंड सेकेंड इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, वो एनिमल जिनमें कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास सिर्फ दो जर्मिनल लेयर्स होती हैं, मतलब एक्सटर्नल एक्टोडर्म होती है एंड एन इंटरनल एंडोडर्म होती है, ठीक है। इसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल कॉलन्ट्रेट्स में देखने को मिलता है, टेनोफोर्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे मीज़ोडर्म तो प्रेजेंट नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि मीज़ोडर्म लेयर जो है इन दोनों के बीच में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज़ प्रेजेंट होगी, हाँ, वो एक जेली लाइक लेयर है जिसको हम मीज़ोग्लिया कहते हैं। वो इन दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ मीज़ोडर्म। ओके, ये जो मीज़ोग्लिया है इसको अनडिफ्रेंशिएटेड कहते हैं क्योंकि ये लेयर जो है वो स्पेशलाइज्ड नहीं होती है, कोई भी पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन को बनाने लायक नहीं होती है बॉडी की, ठीक है। तो इसलिए इसको अनडिफ्रेंशिएटेड कहा जाता है। ओके, नाउ सेकेंड इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक। वो एनिमल्स जिनमें कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास थर्ड जर्मिनल लेयर भी होती है, दैट इज़ मीज़ोडर्म इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। और ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स से लेकर कॉर्डेट्स तक देखने को मिलती हैं, जितने भी एनिमल्स हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाउ अनदर टॉपिक इज़ कॉलम या बॉडी कैविटी। देखिए ये सब एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन मैं आपको इलाबोरेटेड फॉर्म में बता रही हूँ, सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। ओके, नाउ कॉलम या और बॉडी कैविटी का मतलब है कोई भी इंटरनल स्पेस या सीरीज़ ऑफ स्पेसेस जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। ओके, तो कॉलम को हम जनरली कह सकते हैं कि एक लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसको कैविटी भी कहते हैं, वो लाई कर रहा है बिटवीन द आउटर बॉडी वॉल एंड इनर गट वॉल, ठीक है। गट वॉल मतलब वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब, ठीक है। उन दोनों के बीच में, मतलब बाहर जो आउटर बॉडी की वॉल है उसके और इनर गट वॉल के बीच की जो स्पेस है, वहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है या कैविटी। Absence or presence of a coilum in body is very important to classifying the feature of animals, and this basis they can divided as जो बॉडी कैविटी होती है विच इज़ लाइन बाय मीज़ोडर्म, उनको कॉइलम कहते हैं। और एनिमल जो कि पजेस करते हैं कॉइलम, उनको कॉइलोमेट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल एनालिड्स, मॉलस्क, ऑर्थ्रोपोड्स, ईकाइनोडर्म्स,
हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। कुछ एनिमल्स हैं जिनमें बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइन्ड बाय मीजोडर्म, इंस्टेड द मीजोडर्म इज़ प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो अगर स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में मतलब ये मीजोडर्म प्रेजेंट है, तो इस टाइप की बॉडी कैविटी को हम कॉइलम कहेंगे, स्यूडोकॉइलम, ओके। और जो एनिमल पजेस करते हैं उनको हम स्यूडोकॉइलमेट्स कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल एस्क हेलमेंट्स, एनिमल्स जिनमें की बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उनको एकॉइलमेट्स कहते हैं। में कॉइलम प्रेजेंट ही नहीं होता है, बॉडी कैविटी मतलब समझ रहे होंगे, कॉइलम मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थ्स। Now another basis of classification is character, which is segmentation. Segmentation क्या होता है, कई सारे मतलब कुछ एनिमल्स में जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, ओके, विथ सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। एग्जाम्पल अर्थवर्म, ठीक है। जो बॉडी इन अर्थवर्म में क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो शो करती है ये इस टाइप के इस टाइप के पैटर्न को, जिसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। अब सेगमेंटेशन को बहुत इजी वे में हम कह सकते हैं कि जो बॉडी होती है उसका डिवीजन होता है पार्ट्स में, और उन पार्ट्स को हम सेगमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सेगमेंटेशन मतलब कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें देखने को मिलता है, सच एज एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स, ओके। अनदर कैरेक्टर इज़ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का या एनिमल का, तब ये फॉर्म होता है, ठीक है। उस टाइम पे ये बन चुका होता है, ठीक है। कुछ एनिमल्स में, कुछ में, सब में नहीं। तो ये किस चीज़ से मिलके बना है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म, ओके। तो ये उन सेल्स से मिलके बना है जो कि मीजोडर्म से डिराइव्ड सेल्स हैं, ओके। नोटोकॉर्ड जो है वो नोटोकॉर्ड इज़ फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल एंड अपर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ एम्ब्रियो, ओके, एंड डिफाइंस इट्स प्रिमिटिव एक्सेस। इट ऑल्सो सर्व एज एन इंटरनल स्केलेटन, जिसको हम एंडोस्केलेटन भी कह सकते हैं, और ये एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है। ये सारे एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होता है। एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड्स होते हैं उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं, और वो एनिमल्स जिनमें ये इस टाइप का नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं होता है उनको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, ओके। एग्जाम्पल पोरिफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, ओके। नाउ देर इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस नोटोकॉर्ड इज़, जितने भी कॉर्डेट हैं वो सब ये मीजोडर्मली डिराइव्ड नोटोकॉर्ड इनके पजेस करते हैं, ठीक है। इनकी एम्ब्रियोनिक जब लाइफ चल रही होती है तभी पजेस कर लेते हैं एज द मेन एक्सियल सपोर्ट ऑफ द बॉडी, ओके। बट इन सम कॉर्डेट्स ये जो नोटोकॉर्ड होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है वर्टेब्रल कॉलम से, और ये कॉर्डेट्स इन कॉर्डेट्स को जो कि रिप्लेस हो चुके हैं, जिनको वर्टेब्रल कॉलम से रिप्लेस किया जाता है, इनको हम कहते हैं वर्टेब्रेट्स, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नाउ अनदर टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो अब क्लासिफिकेशन किया गया एनिमल्स का बहुत ही कॉमन फंडामेंटल फीचर्स के बेसिस पे किया गया, जो कि अभी हमने पढ़े हैं। नाउ अभी तक हमने जितने भी कैरेक्टर्स पढ़े हैं, चाहे वो क्लासिफिकेशन जिसके बेसिस पे किया गया हो, या मैंने आपको नॉर्मल बेसिक फीचर्स बताए थे जो कि एक पर्टिकुलर एनिमल्स में होते ही होते हैं, तो उन दोनों को कंबाइन करके जितने भी कैरेक्टर्स बने उन सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम इन फाइलास को डिवाइड करेंगे, और उन सारे कैरेक्टर्स की एब्सेंस और प्रेजेंस बताएंगे किन किन फाइलास में है, ओके। प्लस उनका कंपैरिजन भी करेंगे दूसरे फाइलास से, ओके। तो दैट्स इट, उसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें कैरेक्टर्स पढ़ने हैं कि कौन से हैं कौन से नहीं है, और कंपैरिजन है, बस इतना ही कुछ है और कुछ नहीं। तो फर्स्ट फाइलम इज़ पोरिफेरा, एंड दी members of this phylum are commonly known as sponges, okay। तो ये तो हम जानते हैं क्योंकि ये सबसे इजी और सबसे सिंपल टाइप का फाइलम है, तो और सबसे पहले आता है। तो इसको ये स्पॉन्जेस आप जानते हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है, तो इनको
एसिमेट्रिकल एनिमल्स भी बोला जाता है, और ये जनरली मेराइन होते हैं, और दे आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। प्रिमिटिव होते हैं, ये बहुत पुराने हैं, ठीक है। नाउ दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमने पहले पढ़ा था कैरेक्टर में कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो ये इनका जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है वो सेलुलर होता है। इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, मतलब जिसके थ्रू इनकी बॉडी ऐसी होती है कि जिसके थ्रू वाटर जो है अंदर आएगा, ठीक है, और बाहर भी रिलीज़ हो सकता है। तो किसके थ्रू अंदर आएगा वाटर? ऑस्टिया एक मिनट पोर होता है जो कि इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू वाटर इनकी बॉडी में एंटर करेगा कैनाल सिस्टम में, ठीक है, कैनाल सिस्टम में आएगा, उसके बाद बाहर चला जाएगा, ओके। उसके बाद सेंट्रल कैविटी, जो कि सेंट्रल कैविटी आप जानते हैं इन्हीं की बॉडी में बीच में सेंट्रल कैविटी होती है जहाँ पे वाटर आता है, उस सेंट्रल कैविटी को हम स्पोंगोकॉइल कहते हैं, ओके। जब वाटर को जाना होगा बाहर तो किसके थ्रू जाएगा? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं, जिसके थ्रू वाटर बाहर जाता है, ऑस्टिया के थ्रू अंदर आता है, ओके। दिस हेल्प फूड गैदरिंग, मतलब ये जो प्रोसेस होता है वाटर का अंदर आना प्लस विद सेंट्रल कैविटी में आना, उसके बाद बाहर निकल जाना ऑस्क्यूलम के थ्रू, ये क्या करता है? वाटर गैदरिंग में बहुत हेल्प करता है, रेस्पिरेशन एक्सचेंज में हेल्प करता है, प्लस रिमूवल ऑफ वेस्ट भी इसके साथ निकल जाता है। जो फूड बाहर से वाटर के थ्रू आता है उसको गैदर कर लेता है, प्लस गैसेस भी एक्सचेंज होती रहती हैं वाटर के थ्रू, ओके। कॉइनोसाइट्स को हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं, ये इनमें दिया गया है। तो कॉइनोसाइट्स असल में होते क्या हैं? कॉलर सेल्स, ओके। ये कॉइनोसाइट्स क्या करते हैं? स्पोंगोकॉइल, जिनको सेंट्रल कैविटी बोला गया है, उनको ये लाइन करते हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से लेयर चढ़ा देते हैं उनके ऊपर, ओके। उसके बाद डाइजेशन इंट्रासेल्युलर, मतलब इनके अंदर जो डाइजेशन होता है वो मतलब डाइजेशन जो होता है वो इनके अंदर होता है, बाहर नहीं होता है, ओके। तो इसलिए इंट्रासेल्युलर बोला गया है। बॉडी जो है वो बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन, दैट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स, ठीक है, उसको स्पाइक्यूल्स भी कहते हैं या स्पॉन्जियन फाइबर्स भी कह सकते हैं, ओके। नाउ दे आर हर्मेफ्रोडाइट। इनको हर्मेफ्रोडाइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट हैं, अलग अलग प्रेजेंट है, एक ही में नहीं प्रेजेंट है, ओके। सॉरी, एक ही में प्रेजेंट है, इसलिए इनको हर्मेफ्रोडाइट कहा जाता है, अलग अलग नहीं प्रेजेंट है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ओके। सो दैट्स वाई दे आर नोन एज हर्मेफ्रोडाइट। नेक्स्ट इज egg and sperm by the same individual is produced in them, okay. now अब अगर इनको रिप्रोडक्शन करना है तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अगर ये करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेंगे, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करना है तो ये दे फॉर्म गैमीट, ओके। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल इन देम, डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट, मतलब दे हैव लार्वल स्टेज, ओके। और मॉर्फोलॉजिकली ये बहुत ही डिस्टिंक्ट होते हैं एडल्ट से। एज़ वी नो लार्वल स्टेज एडल्ट से डिफरेंट ही होती है, तो ये सिंपल थिंग है। उसके बाद बाय द मेंबर ऑफ दिस फाइलम, मतलब ये जो मेंबर है इस फाइलम का जिसको पर्टिकुलरली हम कहते हैं स्पॉन्जिला, ठीक है, उस मेंबर के थ्रू इसको नेम मिला इस पर्टिकुलर फाइलम को, विच इज़ स्पॉन्ज, ओके। जितने भी मेंबर हैं इस पर्टिकुलर फाइलम के उन सबको स्पॉन्ज ही बोला जाता है। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम, जो मेंबर्स हैं जो कि बहुत स्पेशल मेंबर्स हैं, उनके नेम्स हैं। फर्स्ट इज़ साइकॉन, साइकॉन को साइफा भी बोला जाता है। यूस्पोंजिया, मतलब EUSPONGIA यूस्पोंजिया, जिसको बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। थर्ड इज स्पॉन्जिला विच इज़ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। So now the second phylum is Coelenterata, which is also known as Cnidaria. Cnidaria इसको क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का रीज़न हम आगे पढ़ेंगे, बट इससे पहले आप ये जान लीजिए दैट दे आर मोस्टली मेराइन, एक्वेटिक तो होते ही होते हैं। दे आर सेसाइल, मतलब स्टिल अटैच टू दी सबस्ट्रेटम, ओके, जो वाटर के अंदर सरफेस होती है उससे अटैच रहते हैं। और फ्री लिविंग भी कुछ होते हैं, ठीक है, सॉरी फ्री लिविंग भी होते हैं, यस, जो कि फ्रीली स्विम करते हैं वाटर में, ओके। और ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल हमने आगे पढ़ा था
ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कैसे डिवाइड कर रहे हैं। नाउ ये जो नेम है नाइडेरिया वो डिराइव्ड हुआ है नाइडोब्लास्ट से, और या ये भी कह सकते हैं नाइडोसिस्ट। ओके, अब ये नाइडोब्लास्ट या नाइडोसिस्ट होता क्या है? नाइडोसिस्ट वो होता है जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल्स कंटेन करता है। ठीक है, अब स्टिंगिंग कैप्सूल्स क्या होते हैं? तो मैं शुरू से आपको स्टोरी बताती हूँ कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये डायग्राम दिया गया है जो कि हाइड्रा का है। ओके, हम ये जानते हैं कि जिनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं उनमें सिर्फ 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। मिडिल लेयर इज़ एब्सेंट। उसके मिडिल लेयर के जगह वहाँ पे एक मीज़ोग्लिया जेली लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम मीज़ोग्लिया कहते हैं। ठीक है, जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया है इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होके मॉडिफाई होके एक अलग चीज़ बना लेते हैं। एक्टोडर्म क्या बनाता है? एपिडर्मिस, और एंडोडर्म क्या बनाता है? गैस्ट्रोडर्मिस। ओके, और मीज़ोग्लिया एज इट इज़ रहता है, लेकिन मीज़ोग्लिया में नर्व सेल्स फ्लो कर रहे होते हैं। ओके, अब इंटरस्टिशियल सेल एक ऐसा सेल है जो कि एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट होता है और गैस्ट्रोडर्मिस में भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं इनको टोटिपोटेंट सेल्स कहा गया है, जो कि जितने भी डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं बॉडी के उनको प्रोड्यूस करता है। जो एपिडर्मिस लेयर है उनमें जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ठीक है, तो ज़्यादातर जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं एपिडर्मिस लेयर के वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं टू फॉर्म दी स्टिंगिंग सेल्स। ओके, स्टिंगिंग सेल्स को हम नाइडोब्लास्ट कहते हैं। ओके, तो भाई वो मॉडिफाई हुए स्पेशलाइज्ड हुए स्टिंगिंग सेल्स बना लिए। अब ये स्टिंगिंग सेल्स क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। स्टिंगिंग सेल्स बोल रही हूँ मतलब समझ आइएगा, नाइडोब्लास्ट। नाउ दे माइग्रेट टू टेंटिकल्स, टेंटिकल्स की तरफ माइग्रेट करते हैं मीज़ोग्लिया लेयर जो है उसके थ्रू। ठीक है, कैसे माइग्रेट करते हैं? डायरेक्टली मूव करके तो नहीं, अमीबॉइड मूवमेंट करके ये उसके थ्रू मूव करते हैं। ठीक है, अब जो नाइडोब्लास्ट माइग्रेट हो रहा है ओके, वो एक ऑर्गन की तरह एक्ट करेगा फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। ओके, बैक्टीरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टराइज्ड सेल ऑफ ऑल कॉइलेंड्रेट्स। ओके, और इनको स्टिंगिंग सेल्स मैंने बताया बोला जाता है और नाइडोब्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, नाइडोब्लास्ट को यूज़ किया जाता है फॉर एनकरेज ओके डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। ठीक है, नाउ दे एग्जिबिट नाइडेरिया। हम ये here अब हम नाइडेरियंस में आ गए। तो हमने नाइडोब्लास्ट की बात छोड़ दी अभी। तो जो नाइडेरियन होते हैं वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं। एज आई हैव सेड टू यू ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नाउ जो बॉडी होती है कॉइलेंड्रेट्स की वो क्या बियर करती है? एक सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बियर करती है। ठीक है, जो कि ओपन होती है आउटसाइड बाहर की तरफ थ्रू अ सिंगल ओपनिंग। एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है ये ओपन होती है बाहर की तरफ, और उस ओपनिंग को हम माउथ कहते हैं। ठीक है, माउथ एक एपर्चर है जो कि प्रेजेंट होता है हाइपोस्टोम में। हाइपोस्टोम किस टाइप का स्ट्रक्चर है? हाइपोस्टोम एक कॉनिकल एलिवेशन है जो कि फ्री प्रेजेंट है, मतलब किसी से अटैच्ड नहीं है। ठीक है, और बॉडी के एंड में प्रेजेंट है। ठीक है, और फ्रीली प्रेजेंट है विदाउट अटैचिंग टू समवन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी के सबसे एंड में प्रेजेंट है जो कि ओपनिंग के पास है। ओके, द फूड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू दिस सिंगल ओपनिंग ओनली, एंड द डाइजेशन इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर बोथ, मतलब सेल के अंदर भी होता है सेल के बाहर भी होता है। देयर आर सम नाइडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स, इनके पास क्या होता है? स्केलेटन होता है जो कि किस चीज़ से मिलके बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, ये बहुत ही हार्ड स्केलेटन होता है इनका। नाउ 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स आर फाउंड इन नाइडेरियंस, मतलब 2 टाइप की बॉडी फॉर्म्स इनमें देखने को मिलती हैं जो कि अलग 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 दिखती हैं एक दूसरे से, विच डिफ़र इन स्ट्रक्चर और फंक्शन में भी अलग होती हैं एक दूसरे से। ओके, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को इन दोनों बेसिक बॉडी फॉर्म्स को हम कहते हैं, फर्स्ट इज़ पॉलिप एंड द सेकेंड वन इज़ मेड्यूसा। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ इनमें से सेसाइल होते हैं, कुछ फ्री स्विमिंग फ्री लिविंग होते हैं। तो उन दोनों को इसी के बेसिस पे कहा था कि जो 2 फॉर्म्स के कॉलेंट्रेटा हैं
वो दोनों अलग अलग शो करते हैं कि कौन सा सेसाइल है और कौन से फ्री लिविंग है। तो उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर भी इनका डिफरेंट होता है। भाई जो अटैच होंगे उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। उसके बेसिस पे हमने 2 फॉर्म्स बना रही है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, उनके फंक्शंस डिफरेंट है, इसलिए हमने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नाउ पॉलिप क्या होता है? पॉलिप एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है विच रिमेन्स अटैच टू द सबस्ट्रेटम, मतलब ये सेसाइल है। और मेडुला अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं विच इज़ फ्री लिविंग। कुछ ऐसे नाइडेरियंस हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं पॉलिप फॉर्म में ही, और उन नाइडेरियंस का नेम है हाइड्रा, एडाम्सिया। एडाम्सिया सी एनेमोन, इनको सी एनेमोन कहा जाता है एडाम्सिया को। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ मेडुला फॉर्म ही बेयर करते हैं, या उनमें सिर्फ मेडुला फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है, सच एज़, मतलब उनकी लाइफ साइकिल में जो मेडुसा फॉर्म है वो डोमिनेंट होगा, और पॉलिप फॉर्म जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या एब्सेंट कह सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकता है। तो वो कौन से टाइप की नाइडेरियंस हैं? वो उनका नेम है ऑरेलिया। ऑरेलिया जिनको हम जेलीफिश कहते हैं, तो उनका साइंटिफिक नेम ऑरेलिया है। कुछ ऐसे नाइडेरियंस हैं जिनमें कि दोनों टाइप के फॉर्म्स पाए जाते हैं, मतलब वो पॉलिप कैरेक्टर्स भी शो करते हैं और मेडुसा कैरेक्टर भी शो करते हैं, तो दोनों फॉर्म्स का मिक्सचर होते हैं वो। तो बट दोनों फॉर्म्स को अब उनकी अपनी लाइफ साइकिल में अल्टरनेट वाइज शो करते हैं, अपने जनरेशन में अल्टरनेट वाइज शो करते हैं दोनों टाइप के फॉर्म्स को, ठीक है। तो उसको हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। मेटाजेनेसिस किसको कहा? ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनकी लाइफ में हो रहा है दोनों फॉर्म्स का, उसको हमने मेटाजेनेसिस कहा। इसका मतलब है कि जो पॉलिप होगा, पॉलिप फॉर्म होगा, वो प्रोड्यूस करेगा मेडुसा फॉर्म को एसेक्सुअली, और जो मेडुसा फॉर्म होगा वो पॉलिप फॉर्म को सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब पॉलिप जो है, पॉलिप के बाद जो फॉर्म बनेगा मेडुसा ही बनेगा। तो पॉलिप जो है वो सेक्सुअली एसेक्सुअली बनाएगा, और मेडुसा जो है वो सेक्सुअली बनाएगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल ओबेलिया। ओबेलिया एक नाइडेरिया है जो कि ये दिस टाइप ऑफ फॉर्म शो, ठीक है। नाउ देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलेंट्रेटा। तो एक फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइसेलिया। फाइसेलिया को हम मतलब पहले बोला जाता था पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर, ठीक है। मतलब फाइसेलिया एक साइंटिफिक नेम है, तो उसको पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर भी बोला जाता था। एडाम्सिया विच इज़ सी एनेमोन, हमने पहले भी पढ़ा। पेनिट्यूला, पेनिट्यूला सी पेन बोला जाता है, जैसे कि नेम से हम इंडिकेट कर सकते हैं, पेन मतलब सी पेन, ओके, पेनिट्यूला। गोर्गोनिया, गोर्गोनिया इज अ सी फैन। एंड मीनड्रीना, मीनड्रीना मीन्स रेन कोरल, ओके।